अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 86। हमने कभी दौड़ते, कभी चलते, कभी 2-3 मिनट के लिए रुकते और मेम को एक से दूसरे आदमी के कंधे पर डालते तकरीबन 2 मील का फासला तय कर लिया। हम सब बहुत थक गए थे। उस अंग्रेज औरत का वजन ज्यादा नहीं था। वो फुर्तीले जिस्म की जवान लड़की थी। उसकी कमर तो जैसे थी ही नहीं, लेकिन उसका जितना भी वजन था उसने हमें थका दिया। हम रुक गए और मेम को जमीन पर खड़ा कर दिया गया। फिर उसके मुंह से कपड़ा खोल दिया। चांदनी में जब उसका चेहरा देखा तो पता चला कि यह तो बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की है। उसकी उम्र 22-23 साल की थी। वो बादशाह कौम की बेटी थी। हमें गुलाम समझती थी, इसलिए उसने अंग्रेजी में हमें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। फिर ये सोचकर कि हम अंग्रेजी नहीं समझते, उसने उर्दू में हमें कोसना शुरू किया। साफ पता चलता था कि वो उर्दू बोलना नहीं जानती। वो अपने लहजे में बड़े गलत फिक्रे बोल रही थी। ये चंद एक फिक्रे थे, वो उन्हीं को दोहरा रही थी। मैडम, मैंने उसे अंग्रेजी में कहा, हमारी जुबान के साथ इतना बुरा सलूक ना करो। मैं और हमीदुल्ला अंग्रेजी समझते और बोलते हैं। तुम अपनी जुबान में बात करो। मैं तुम्हें यह भी बता देता हूं कि तुम्हें हमसे छुड़ाने के लिए कोई नहीं आएगा। अपने आप को परेशान ना करो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हमारे साथ अपने पांव पर चली चलो, तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं होगा। मैं तुम डाकुओं से अच्छे सलूक की तवक्का नहीं रख सकती, उसने कहा। तुमने मुझे खूबसूरत लड़की समझकर उठाया है। मुझे छोड़ दो और मेरे साथ वापस चलो। मैं तुमसे वादा करती हूं कि तुम्हें गिरफ्तार नहीं कराऊंगी। मैं तुम्हें पैसे भी दिलवाऊंगी और तुम आ जाना। अगर तुम्हें औरत की जरूरत है तो किसी हिंदुस्तानी लड़की को ले आओ। हिंदुस्तानी लड़की को अगवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिस लड़की को पैसे दिखाओगे वो तुम्हारे साथ आ जाएगी। मुझे परेशान ना करो, वरना तुम सबको सजाए मौत मिल जाएगी। मैं और हमीदुल्ला इकट्ठे ही हंस पड़े। तुम हमारी कैद में भी अपने आप को शहजादी समझ रही हो, हमीदुल्ला खान ने अंग्रेजी में कहा। और तुम हिंदुस्तान की औरतों को तवाइफे समझती हो कि जिनको जो कोई पैसा दिखाए वो उसके साथ चल पड़ती हैं। हिंदुस्तान में गुर्बत है। गुर्बत इसलिए है कि तुम्हारी कौम ने हमारे मुल्क का खून चूस लिया है। हमीद भाई, मैंने कहा, इसके साथ ये बातें वहीं चलकर करेंगे। इससे अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे साथ पैदल चले। मैंने उस अंग्रेज लड़की से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रीता, उसने जवाब दिया। रीता गुलबर्ट। मेरा खामंद मिस्टर गुलबर्ट लेफ्टिनेंट है। यही जिसके साथ तुम आई हो? हाँ यही, उसने जवाब दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि वो इत्मीनान के साथ मेरे साथ चलती चले। वो बड़ा लंबा सांस लेकर हमारे साथ चल पड़ी। वो बार बार पूछती कि हमारा मकसद क्या है और मैं उसे बार बार तसल्ली देता था कि उसके साथ इसके सिवा कोई ज्यादती नहीं होगी, कि वो थोड़े अरसे के लिए हमारी कैद में रहेगी। चलने में वो बड़ी तेज थी। उसने शब खवाबी का लिबास पहन रखा था और उसके पाँव में स्लीपर थे। अगर उसके पाँव में ऊंची एड़ी वाले सैंडल होते जैसे अंग्रेज औरतें पहना करती थी तो वो इतनी तेज ना चल सकती। हमने 1 मील और फासला तय कर लिया। रीता चलते चलते अचानक मेरे सामने आ गई और उसने दोनों बाजू मेरे गिर्द लपेट दिए। वो मुझे अपने हुस्न जवानी का धोखा नहीं दे रही थी, बल्कि किसी हद तक गुस्से में थी। तुम बताते क्यों नहीं कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उसने कहा। बता दोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे किसी के हाथ बेचोगे? हाँ, मैंने रुक कर और उसके बाजू हटाकर कहा, हम तुम्हें बेचेंगे।
मैं जानती थी, उसने गुस्सीली और तंजिया आवाज में कहा। मैं इंडिया में आई थी तो मुझे बताया गया था कि हिंदुस्तानी भूखे और वैशी हैं, उनसे दूर रहना। मैंने इंडिया की तारीख पढ़ी है। 1857 ईस्वी में हिंदुस्तानियों ने हमारी बादशाही के खिलाफ बगावत कर दी थी और उन्होंने हमारी अंग्रेज औरतों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। फिर हमारी हुकूमत ने बागी मुसलमानों को बड़ी सख्त सजा दी थी। अगर तुम औरत ना होती तो मैं तुम्हें कुछ और जवाब देता। मैंने कहा, तुम्हारे दिल में हिंदुस्तानियों के खिलाफ नफरत पैदा की गई है और ये जो तुमने 1857 ईस्वी की बगावत की बात की है, ये बिल्कुल गलत है। तुमने वो तारीख पढ़ी है जो तुम्हारे अपने मुल्क के लोगों ने लिखी है, जिसे तुम बगावत कहती हो। वो हमारी जंगे आज़ादी थी। सही तारीख और सही वाक़यात तो तुम्हें मैं सुनाऊंगा। तुम डाकू और फरेबकार कौम की बेटी हो, वैसी हम नहीं। तुम्हारी कौम वैशी है और अब हम उस वैशीपन से अपने मुल्क को आज़ाद कराएंगे। तुम्हारा अगवा उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन तुम तो कहते हो कि मुझे बेचोगे। उसने कहा, मुझे कहाँ ले जाकर बेचोगे? किसके हाथ बेचोगे? तुम्हारे खावंद के हाथ। मैंने जवाब दिया, हम 25,000 रुपया वसूल करके तुम्हें तुम्हारे खावंद के हवाले कर देंगे। 25,000 रुपया? उसने हैरत ज़दा होकर पूछा और कहने लगी, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि 25,000 रुपया कितनी ज्यादा रकम होती है। क्या तुम खुश नहीं हो कि हमने तुम्हारी कीमत कितनी ज्यादा लगाई है? हमीदुल्लाह खान ने कहा, ये रकम ना तुम्हारे माँ बाप दे सकते हैं, ना तुम्हारा खामंद। ये तुम्हारी हुकूमत देगी। जिस रोज हमें ये रकम मिल जाएगी, उस रोज हम तुम्हें बाइज्जत तौर पर रिहा कर देंगे। तुम्हारे जिस्म के साथ हमें कोई दिलचस्पी नहीं। मैंने कहा, तुम भूल जाओ कि तुम खूबसूरत और जवान हो। हम डाकू, राहजन और बर्दा फरोश नहीं। क्या तुमने अभी तक महसूस नहीं किया कि हम पढ़े लिखे और शाइस्ता लोग हैं? वो खामोश हो गई। उसने सर झुका लिया। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा। वो चल पड़ी। तुम शाइस्ता आदमी मालूम होते हो, उसने चलते चलते कहा और नूरुल्लाह और बाले की तरफ इशारा करके पूछा, ये दोनों क्यों खामोश हैं? इन्होंने अभी तक कोई बात नहीं की। ये अंग्रेजी नहीं जानते। मैंने जवाब दिया, ये भी अच्छे आदमी हैं। तुम इंडिया में कब आई थी? हमीदुल्लाह ने उससे पूछा। 1 साल होने वाला है, उसने कहा। मुझे बताया गया था कि इंडिया एक पुरइसरार मुल्क है। मेरे खानदान के लिए तो ये मुल्क मनहूस साबित हुआ और हम तुम पर साबित करेंगे कि ये मुल्क मनहूस नहीं। मैंने कहा, कम अज कम तुम्हारे लिए मनहूस नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रही, उसने कहा, मेरा बड़ा भाई यहाँ कत्ल हो चुका है। वो डीएसपी था। उसका कातिल आज तक गिरफ्तार नहीं हो सका। तुम्हारे भाई का नाम क्या था? वार्न, उसने जवाब दिया। वो यहाँ एक नवाब के महल में कत्ल हुआ था। किसी को मालूम नहीं हो सका कि उसे क्यों कत्ल किया गया। वार्न वही डीएसपी था जिसे मैंने कत्ल किया था। क्या वो नवाब के किसी कमरे में कत्ल हुआ था? मैंने पूछा। वो नवाब के यहाँ क्यों गया था? नहीं, उसने जवाब दिया। वो महल के एक लान में रात के वक्त कत्ल हुआ। वो किसी इंक्वायरी के सिलसिले में नवाब के यहाँ गया था। मेरा ख्याल है उसे नवाब ने कत्ल कराया होगा। वो पुरइसरार हालात में कत्ल हुआ था। कातिल मफरूर है। वो पुलिस की स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर था। तुम्हारा मजहब क्या है? हम चारों मुसलमान हैं, मैंने जवाब दिया। वो सब इंस्पेक्टर भी मुसलमान है, उसने कहा। ऐसी जुर्रत सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं। हाँ मिसेस गलबर्ट, मैंने कहा, एक गरीब हिंदुस्तानी लड़की की इज्जत बचाने के लिए एक अंग्रेज डीएसपी को कोई मुसलमान ही कत्ल कर सकता था। क्या कह रहे हो तुम? रीता ने पूछा। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई की कत्ल की वजह बता रहा हूं, मैंने कहा। मैंने उसे बताया कि उसका भाई डीएसपी क्यों कत्ल हुआ था और किस तरह कत्ल हुआ था, लेकिन ये ना बताया कि उसका कातिल मैं हूं। तुम किस तरह जानते हो कि ऐसे हुआ था? रीता ने पूछा।
सब कुछ बताऊंगा मिसिस गिलबर्ट, मैंने कहा। अभी कई और अंग्रेज डीएसपी कत्ल होंगे। वार्न साहब बहादुर को खुदा ने मरने के बाद भी नहीं बख्शा। उसने एक हिंदुस्तानी लड़की की इज्जत बर्बाद करने की कोशिश की थी। आज उसकी बहन हिंदुस्तानियों के कब्जे में है। मगर हम कमीने नहीं मिसेस गिलबर्ट। हम चलते गए। उससे पूछा कि वह थक गई है तो उसे उठा लें, लेकिन वो चलती गई। हमारी जगह जब 1 मील से जरा कम रह गई तो मुझे एक एहतियात का ख्याल आ गया। मैंने सबको रोक लिया। मिसेस गिलबर्ट, मैंने रीता से कहा, हमारा ठिकाना करीब आ गया है। वहां तक हम तुम्हारी आंखें बांधना जरूरी समझते हैं। उसने पसो पेश की, लेकिन मैंने उसकी आंखें बांध दी और उसी तरह उसे कंधे पर डाल लिया, जिस तरह डाक बंगले में से उठा कर लाया था। थोड़े थोड़े फासले तक सब ने उसे बारी बारी उठाया और हम अपने ठिकाने तक पहुंच गए। गार में अंधेरा था। मेरे सिवा बाकी तीनों दोस्त सिगरेट पीते थे। माचिसें जला जलाकर हमने रीता के लिए बिस्तर बिछाया और उसे कहा कि वह बेफिक्र होकर सो जाए। लेकिन 3 आदमियों के दरमियान अकेली जवान औरत बेफिक्र होकर नहीं सो सकती थी। वो हमारी तसल्लियों और अच्छे सलूक के वादों को कबूल करती ही नहीं थी। रात थोड़ी रह गई। हमने पहरे की बारी मुकर्रर कर दी। पहली बारी मैंने अपनी रखी और बाकी सब सो गए। मैंने 1 घंटे का अंदाजा रखा और नूरुल्लाह को जगाया। वो बंदूक लेकर गार के मुंह पे बैठ गया और मैं सो गया। मेरी आंख उस वक्त खुली जब सूरज तुलू हो चुका था। बिलाखिर गार में बैठा ऊँग रहा था। बाकी सब सोए हुए थे और रीता भी गहरी नींद सोई हुई थी। मैं बाले के पास जा बैठा और हम बातें करने लगे। सबसे पहला इंतजाम तो खाने पीने का करना था। फिर उस वारदात के आखिरी मरहले के मुतल्लिक सोचना था कि ये इतला किसे देनी है कि लड़की हमारे पास है और 25,000 रुपया अदा करके लड़की को ले जाओ। इतला किस तरह देनी है, लेन देन के लिए जगह कौन सी मुकर्रर की जाए। सबसे बड़ा खतरा तो इसी मरहले में था। पुलिस ने हमें रकम की अदायगी के झांसे में पकड़ने की कोशिश करनी थी। बाले ने यह कहा कि वो खाने पीने का इंतजाम कर देगा। मैंने उसे कहा कि वो जहां भी जाए बहुत ही मोहतात रहे, क्योंकि एक अंग्रेज औरत का अगवा मामूली सी वारदात नहीं। अंग्रेजों के मुखबर दूर दूर तक फैल रहे होंगे। इतने में रीता जाग उठी। उसने घबराहट के आलम में हर तरफ देखा, ऊपर देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उठी और हमारे पास आ गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन साफ पता चल रहा था कि वो किस तरह कहे और क्या कहे। तुम्हें कुछ वक्त भूखा रहना पड़ेगा, मैंने उसे कहा। ये हमारा घर नहीं, कुछ इंतजाम कर लेंगे और ये देसी इंतजाम होगा जो तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। मैं भूखा रहना पसंद करूंगी, लेकिन मेरे साथ कोई बदमाशी नहीं होनी चाहिए, उसने कहा। अगर बदमाशी होनी होती तो रात को हो जाती, मैंने उसे कहा। तुम हम पर एतबार क्यों नहीं करती? तुम इसमें अपनी तौहीन ना समझो, उसने कहा। तुम्हें मुजरिम, डाकू और जुराइम पेशा समझना कुदरती अमर है। हकीकत यह है कि मैं तुम सबसे डरती हूं। अब क्या करोगे? मेरी इत्तला किसको दोगे? कुछ खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, मैंने कहा। फिर सोचेंगे कि इत्तला किसे दें। यह ख्याल रखना रीता, यहां से फरार होने की कोशिश ना करना। अगर हम तुम्हें कह दें कि जाओ चली जाओ, तो भी अकेली ना जाना। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि यहाँ कैसे कैसे खतरे हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो उसके साथ हुई और उसका खौफ बजा था, और हमारी तसल्लियां और अच्छे सलूक के वादे झूठे नहीं थे। उसे जब ख्याल आता कि हम उसके बादशाह के गुलाम हैं तो वो गुस्से में बात करती, और वो देखती तो वो हमारी कैद में और हमारे रहमो करम पर है तो मिन्नत समाजत पर उतर आती। बाले और नूरुल्लाह ने शाम तक खाने पीने का इंतजाम कर दिया। हमने उन्हें बहुत से पैसे दे दिए थे। वो मिट्टी की हांडियां, रकाबियां और प्याले ले आए थे। राशन भी बहुत सा उठा लाए
और एक कमाल उन्होंने ये किया कि दूध वाली एक बकरी भी खरीद लाई। उन्हें इन चीजों के लिए 3 मील दूर एक बड़े गांव में जाना पड़ा था। आधा सामान वो बकरी पर लाद कर लाए थे। उस गांव में हर किसी की जुबान पर यही अल्फाज थे कि एक मेम साहब अगवा हो गई है। नूरुल्लाह और बाले ने सुनाया, लोग कहते हैं कि पुलिस पर तो क़यामत टूट पड़ी है। वारदात दूसरे थाने की है, लेकिन इस गांव के थाने में भी भाग दौड़ हो रही है। गांव में जो अफवाहें फैल गई थी उनमें दिलचस्प ये थी कि उस मेम को शेर पकड़ कर ले गया है। एक ये भी कि उसे सीतल डाकू की बदरू ने उठाया। सीतल उस जंगल के इलाके का बड़ा जबरदस्त डाकू और राहजन था। वो बहुत ही मालदार आदमी के घर वारदात किया करता था। देहात के लोग उसकी इज्जत पीरों की तरह किया करते थे, क्योंकि वो उन लोगों का हमदर्द और मददगार था। वो 2 साल पहले पुलिस के घेरे में आ गया और मारा गया। अंग्रेज ने उसकी लाश उसके वारसों के हवाले नहीं की थी और यह भी पता नहीं चला था कि उन्होंने लाश कहाँ गायब कर दी। लोगों ने ये मशहूर कर दिया था कि सीतल की बदरू जंगल में घूमती फिरती रहती है और कभी शेर के रूप में आ जाती है। उस मेम को वही उठा ले गई है। एक अफवाह ये भी थी कि मेम अपनी मर्जी से एक नवाब के साथ चली गई। किसी ने ये अफवाह यूं उड़ाई कि मेम ने पहले ही उस नवाब के साथ ताल्लुकात कायम कर रखे थे। उसने भागने का ये मौका पैदा किया कि अपने खामद के साथ शेर के शिकार को गई। रात को उसका खामद मचान पर चला गया तो वो भाग गई। लोगों में ये आदत आज भी है कि कोई वाकया हो जाए तो हर कोई ये साबित करने की कोशिश करता है कि सही बात सिर्फ वो जानता है। लोग अफवाहें गढ़ने और सनसी पैदा करने में लुत्फ महसूस करते हैं। लेफ्टिनेंट गुलबर्ट की बीवी के अगवा की खबर गांव में पहुंची तो लोगों ने उसमें अपने रंग भरने शुरू कर दिए। अगवा करने वाले उनके दरमियान घूम फिर रहे थे और ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहे थे। गुलाम और पसमानदा हिंदुस्तानियों का ये अकीदा था कि अंग्रेज़ औरत कम अज़ कम कोई हिंदुस्तानी अगवा नहीं कर सकता। इससे पहले सूबा सरहद के एक पठान अजब खान ने वहाँ के अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर की जवान बेटी को इस तरह अगवा किया था कि उसे उसके घर से उठा ले गया था। उस रोज बाले और नूरुल्लाह ने मट्टी की हांडी में आलू पकाए और रोटियां भी पकाईं। वहां परिंदे तो बहुत थे और हमारे पास बंदूकें भी थी, लेकिन हम परिंदों पर कारतूस जाया नहीं कर सकते थे। रीता ने हिंदुस्तानी खाना कभी नहीं खाया था, लेकिन भूख ने उसे हमारा खाना खाने पर मजबूर कर दिया। अजीब बात यह हुई कि उसे यह खाना अच्छा लगा। हम चारों दोस्त सर जोड़कर बैठे और इस मसले पर बातचीत करने लगे कि रीता की इतला किसको दी जाए और 25,000 रुपये का मुतालबा कैसे किया जाए। हमीदुल्लाह ने कहा कि इस जिले के डिप्टी कमिश्नर के नाम खत लिखकर गांव के लेटर बॉक्स में डाल दिया जाए। हमारे पास लिफाफा नहीं था, टिकट भी नहीं थे, कागज थे और छोटी सी पेंसिल भी थी। हमीदुल्लाह खान कहता था कि कागज पर लिखकर और उसे तय करके बैरिंग गांव के लेटर बॉक्स में डाल दिया जाए। मैं कहता था कि ये तय किया हुआ कागज डाकखाने वाले ही जाया कर देंगे। अगर ये डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक पहुंच भी गया तो दफ्तर वाले उसे मजाक समझेंगे। मेरा मशवरा यह था कि वारदात किसी और थाने के इलाके की थी और जिस जगह हम थे ये इलाका इंस्पेक्टर फजल हुसैन के थाने में आता था, जिस गांव से नूरुल्लाह और बाला सामान खरीद कर लाए थे। उस गांव में थाने की एक चौकी थी। मैंने मशवरा दिया कि इंस्पेक्टर फजल हुसैन के नाम पैगाम लिखा जाए और उस कागज को कंकर के साथ बांधकर रात को फजल हुसैन के थाने में फेंका जाए। ये काम मैं खुद कर सकता हूं, मैंने कहा। मैं रात को थाने के करीब से गुजरूंगा और अहाते के बाहर से कंकर के साथ बंधा हुआ कागज
जोर से अंदर फेंक दूंगा और गायब हो जाऊंगा। वहां से भाग आने का बहुत वक्त मिल जाएगा। फिर ये मसला सामने आया कि कौन सी जगह लिखी जाए जहां रकम पहुंचाई जाए। बहस मबासे के बाद यह फैसला किया गया कि यही जगह बताई जाए, लेकिन अंदर नहीं, बल्कि उन पहाड़ियों की दूसरी तरफ कोई जगह लिखी जाए जो उस जगह से दूर हो जहां से हम अंदर आए थे। मैं ये एहतियात कर रहा था कि पुलिस हमारा ये ठिकाना ना देख सके। ये तवक्का तो हमें रखनी ही नहीं चाहिए थी कि कोई ऐसा तरीका भी होगा कि अंग्रेज बादशाह दोनों हाथों में 25,000 रुपए की थैली उठाए हुए आएगा और बड़े एहतराम से हमारे हवाले करके अपनी औरत हमसे ले जाएगा। हमें अपने आप को खतरे में डालना था और ये जिंदगी उस मौत का खतरा था। आखिर ये फैसला हुआ कि आज ही रुका लिखा जाए, लेकिन उसे थाने में फेंकने के लिए मैं नहीं जाऊंगा, बाला जाएगा, क्योंकि खतरा था कि मैं पहचाना जाऊंगा। मुझे ये लोग इसलिए भी बचाने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे अपना दिमाग समझते थे। उसके अलावा हमीदुल्लाह खान के दिल में मेरी इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि वो मुझे किसी फालतू खतरे में नहीं डालना चाहता था। एक और रात आई और उस रात तूफानी बारिश शुरू हो गई। ये तो तूफान बाद 12 था। पहाड़ियों के दरमियान जगह तंग थी, नोकीली चट्टानें भी थी और बाद चट्टानें ऊंटों और हाथियों की शक्ल की थी। दरख्त ज्यादा थे। तेजो तुंद झक्कड़ जब पहाड़ियों के दरमियान से गुजरते तो चट्टानों और दरख्तों से ऐसी चीखें निकलती जैसे बेशुमार औरतें और बच्चे चीखते चिल्लाते और दौड़ते जा रहे हों। झक्कड़ की तेजी जरा कम होती तो साफ पता चलता था कि हमारे गार से बाहर औरतें रो रही हैं। फिर ये रोना चीखों में बदल जाता। अगर हमारे दिल मजबूत ना होते तो मैं तस्लीम कर लेता कि ये जगह बदरूहों और चुड़ैलों का मस्कन है और आज ये हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगी। इन जनाटों और चीखों के साथ बिजली की गर्ज और चमक। गर्ज तो मुसलसल थी और जब ये गर्ज धमाका बनती थी तो ऐसे लगता जैसे पहाड़ फट गया हो। जिस्म सर से पांव तक लर्ज जाते और पांव के नीचे जमीन हिलती थी। ये तूफान जब शुरू हुआ था तो हमें एक और सूरत हाल का सामना भी करना पड़ा। गीदड़, ऊद बुलाओ, भेड़िया वगैरह रात को बाहर निकला करते हैं। उस रात को भी वो बाहर निकले और जब तूफान आ गया तो उनमें से बाद अपने बिल्लों और खचारों में जाने की बजाय इस गार में पनाह लेने के लिए दौड़े आए जिसमें हम पनाह गुज़ीर थे। हमने शोर शराबा किया तो वो भाग गए। ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। तूफान और बिजली के धमाकों ने रात को खौफनाक बना रखा था। बिजली मुसलसल चमक रही थी। गार में थोड़े थोड़े वक्फे से दिन जैसी रोशनी हो जाती। हमीदुल्लाह खान सो गया। नूरुल्लाह और बाला अलग इकट्ठे बैठे थे और मैं गार के एक कोने में दुबका हुआ था। मुझे एहसास था कि रीता डर रही होगी और वो शायद खौफ को दबाने की कोशिश करती रही थी। आखिर सिरकती हुई मेरे पास आ बैठी। डर आता है? मैंने उससे पूछा। बहुत, उसने जवाब दिया। क्या मुझसे और मेरे साथियों से भी डर आता है? कुछ कम हो गया है, उसने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि तुम उनमें ज्यादा शाइस्ता आदमी हो। अगर इनमें से कोई एक भी शाइस्ता ना होता तो तुम जैसी खूबसूरत लड़की के साथ कुछ और सलूक होता, मैंने कहा। हम चारों का डर दिल से निकाल दो। हमारे लिए तुम एक बेजान चीज हो जिसे हमने चोरी किया है। हमें मतलूबा चीज मिल जाएगी तो हम ये चीज उसके मालिक को वापस कर देंगे। और तुम खूबसूरत आदमी हो। वो मेरे करीब आ गई, मेरे एक बाजू को अपने हाथ से आहिस्ता आहिस्ता दबाते हुए बोली, तुम्हारा जिस्म बहुत अच्छा है। तुम्हारा चेहरा, आंखें और बाल यूनान के मर्दों जैसे हैं। तुम ये ना बताते कि तुम हिंदुस्तानी हो तो मैं तुम्हें यूनानी समझती। वो मेरे साथ लगी हुई थी और उस सर्द रात में उसके जिस्म की गर्मी को मैं महसूस कर रहा था, लेकिन मेरी जात में जो सर्दी थी उसे ये खूबसूरत लड़की महसूस नहीं कर रही थी। वो रिहाई के लिए मुझे
अपने हुस्न जवानी के जाल में फांस रही थी। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। सिकंदर। सिकंदर, उसने अपने लहजे में मेरा नाम दोहराया। हिंदुस्तानियों के अजीब अजीब नाम होते हैं, तुम्हारा नाम आसान है। अगर सिकंदर कहना मुश्किल है तो अलेक्जेंडर कह लो, मैंने कहा। सिकंदर को तुम्हारी जुबान में अलेक्जेंडर कहते हैं, लेकिन ये ना कह देना कि मैं अलेक्जेंडर की नस्ल से हूं, वो यूनानी था।